नमस्ते, स्वागतम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे, तो सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति शांति शांति। तो आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश की कहानी परमात्मा का कुत्ता। अर्थात यहाँ पर कहानी का नाम परमात्मा का कुत्ता इसलिए है क्योंकि हम सब ईश्वर के बंदे हैं, है ना। ईश्वर की संतान है और लेखक ने हम मतलब कुत्ता करके कह के संबोधित कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम सब उसकी परमात्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए हम परमात्मा के कुत्ते हैं। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे परमात्मा का कुत्ता। तो ये मोहन राकेश की कहानी है। लेखक किसके हैं? मोहन राकेश। मोहन राकेश, इनका जन्म हुआ है 8 जनवरी सन 1925 और मृत्यु 1972। इसमें डेट नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए हम डेट नहीं लिखे हैं 1972। तो हम पढ़ते हैं पहले लेखक परिचय मोहन राकेश जी का। सब अपनी अपनी किताब देखो, क्योंकि इसमें हिंदी के अंक दिए गए हैं, जो डेट्स हैं वो सारे हिंदी में दिए गए हैं, तो उसको इंग्लिश में आप लिखते जाओ। नहीं तो ये थोड़ी सी मतलब जब आप आंसर लिखते हो तो उसमें गलतियां होती है। हिंदी का अंक लिखने की कोशिश करते हो और वो गलत लिख देते हो, तो इसलिए वहाँ पे जो भी अंक आएंगे उनको इंग्लिश में लिखते जाओ। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ। उनके पिता करमचंद भुगलानी एक वकील थे। 8 फरवरी 1941 को अर्थात 1941 को पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई। 16 वर्षीय राकेश को समाज के कड़वे जीवन यथार्थ झेलना पड़ा तथा संघर्ष के पथ पर चलना पड़ा। 1952 में पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में भारत विभाजन ने उनके परिवार को जमीन से उखाड़ फेंका। वे मुंबई आ पहुंचे। फिल्मी दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में काम किया। मन नहीं लगा तो छोड़ दिया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया। यहाँ पर भी उनका स्वाभिमान आड़े आया। काफी भाग दौड़ के बाद डीएवी कॉलेज अमृतसर में प्राध्यापक का पद संभाला, किंतु उससे भी मुक्त हो गए। फिर दिल्ली आकर अक्षर प्रकाशन से नाता जुड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने के साथ साथ 1962 में सारिका का संपादन भार ग्रहण किया। उनके शोध कर्म पर उन्हें 1 लाख रुपए का नेहरू फेलोशिप पुरस्कार मिला। गोविंद चातक ने उनके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के बारे में लिखा है कि वे कभी भी स्थिर नहीं रहे, ना नौकरी से बंधे, ना व्यक्तियों से। घर उन्हें डराता रहा। मोहन राकेश हिंदी साहित्य में कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, अनुवादक, डायरी लेखक, संस्मरण लेखक के रूप में सुपरिचित हैं। वे नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कर्णधार रहे। वे एक ऐसे नाटककार थे जिन्होंने हिंदी नाट्य कला को रंगमंचीय श्रेष्ठता और पहचान दी। वे आधुनिक शैली के नाटककार थे। उनकी पहली कहानी थी जो 1944 के सरस्वती में प्रकाशित हुई। उनकी व्यक्ति केंद्रित कहानियों में पात्रों की स्थिति और मन स्थितियों का ऐसा सच्चा चित्रण है कि व्यक्ति उसे पढ़ने के साथ साथ महसूस भी करता है। स्त्री पुरुष के तनाव, घुटन, अलगाव के साथ साथ उन्होंने वैवाहिक जीवन मूल्यों के सत्य को भी उद्घाटित किया। रचनाएं हैं कहानी संग्रह में इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर, एक और जिंदगी, चेहरे, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक। नाटक है
आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें। और संस्मरण में है आखिरी चट्टान, ऊंची झील। और डायरी में है मेरा पन्ना। तो ये तो रहा हमारा मोहन राकेश जी का लेखक परिचय या जीवन परिचय। अब आते हैं हम कहानी पर, जो कि बहुत अच्छी कहानी है, परमात्मा का कुत्ता। इसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं हम आपको लिख कर भेजेंगे इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो आप बस कहानी को ध्यान से सुनते जाइए और मजे लेते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपका तो 4 पार्ट कट गया है इसमें से, लेकिन उसमें से हम 3 आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और जो भी है उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो कहानी सुनो। बहुत से लोग यहाँ वहां सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हो। कुछ लोग अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियां सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यों लगा था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पोंछने की फुर्सत नहीं थी। सफेद दाढ़ियों वाले 2-3 लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जी नवीस ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वो हवा से उड़ रहा था। टाट का अर्थ होता है कि बांस की पतली पतली जो चीप होते हैं उससे बनाया जाता है। आप देखे होंगे, उसको बोला गया है टाट, ठीक है। वो हवा से उड़ रहा था। थोड़ी दूर मोढ़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर को रट्टा लगा रहा था। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला, FAT फैट, फैट माने मोटा। कमीजों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छिड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होंठ हिलते थे और कभी सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बड़े बड़े कौवे पोर्च के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। इस कहानी में बहुत सारे उर्दू शब्द और इंग्लिश शब्द भी आए हैं, तो आप समझने की कोशिश करिए कि कौन सा इंग्लिश शब्द है और कौन सा उर्दू शब्द है। फिर भी हम आपको उसके जो अर्थ हैं हम आपको लिखकर भेजेंगे, ठीक है। एक 70-75 की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के गुंझल के सिवा कुछ नहीं था, लोगों से पूछ रही थी कि वो अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम एलाट हुई जमीन की हकदार हो जाती है या नहीं। अंदर हॉल के कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखा अपनी ताजा गजल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह जरूर उससे समा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक से उड़ाई है। अजीत साहब, ये शेर आज ही कहे हैं या पहले कहे हुए शेर आज अचानक याद हो आए हैं? सांवले चेहरे और घनी मूंछों वाला एक बाबू ने बाई आंख को जरा सा दबाकर पूछा। आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे खिल गए। ये बिल्कुल ताजा गजल है, अजीज साहब ने अदालत में खड़े होकर हल्फिया बयान देने के लहजे में कहा। इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज कही हो तो याद नहीं। और फिर आंखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए वे हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवाना तो कोई रिसर्च चंदा ही मुरतब करेगा। एक फरमाइशी कहा लगा जिसे सी सी की आवाजों ने बीच में ही दबा लिया। कहे पर लगाई कि इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिससे सुरजीत सिंह व गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह व गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी वो 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। अजीत साहब,
अब आवाज जरा धीमी करके गजल का अगला शेर सुनाने लगे। साहब के कमरे से घंटी हुई। चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर से कागजों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताजा अंक बैग से निकाल दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि कौन सा अंक निकालकर वो पढ़ रहे थे। तो रीडर्स डाइजेस्ट लेटिसिया लेटिसिया बाल्ड्रिज का लेख कि उसे इतावली मर्दों से क्यों प्यार है वे पढ़ चुके थे और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में जेडी रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे शामिल हुए थे। एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी जमीन पर बिछाई थी और हाथ पीछे करके तथा टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया था। पगड़ी के सिरे की तरफ उससे जरा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी थी और उनके पास खड़ा एक दुबला सा लड़का आसपास की हर चीज को घूरती नजर से देख रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगे धीरे धीरे पूरी खुल गई थी। अधेड़ मतलब आधी उम्र का, ठीक है। और आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड के बाहर से भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया था। वह बोलता हुआ साथ अपने घुटने पर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है। 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। सालों, यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। उधर वह वक्त पूरा होगा और इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई है। चपरासी की टांगे जमीन पर पुख्ता हो गई। वो सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए, अर्थात अच्छे से बैठ गए। कई लोग उस पेड़ के पास आ जमा हुए। 2 साल से अर्जी दे रखी है कि सालों, जमीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलॉट कर दिया है उसकी जगह कोई दूसरी जमीन दो। मगर 2 साल से अर्जी यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाई है। अर्थात उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, ठीक है, आवेदन किया था कि उनको जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन जमीन के नाम पर उनको एक गड्ढा अलॉट कर दिया गया था। जमीन के नाम पर उसे एक गड्ढा दिया गया था। मगर 2 साल से उसके लिए फिर वो अर्जी लिखे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी अर्जी मंजूर नहीं हो पा रही। वह आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। इस कमरे से उस कमरे में अर्जी के जाने में वक्त लगता है। इस मेज से उस मेज तक जाने में भी वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो, मैं आ गया हूँ। आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर ले लो, जितना वक्त तुम्हें लेना है। 7 साल की भूखमरी के बाद सालों ने जमीन दी है मुझे। 100 मरले का गड्ढा, मरला जो होता है वो एक नाप तोल की जगह को जो नापा जाता है उसको बोला गया है मरला। उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियां गाड़ूंगा, अर्थात जमीन के नाम पर उसको गड्ढा दिया गया है और वो कह रहा है कि क्या इसमें मैं अपने बाप दादों की अस्थियां गाड़ूंगा। अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले ही दे दो, लेकिन जमीन तो दो। मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है। चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया, माथे पर त्योरियां और आंखों में क्रोध। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ वो उसके पास आ गया। ए मिस्टर, चल यहाँ से बाहर। उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा, चल उठ। मिस्टर आज यहाँ से नहीं उठ सकता। वो आदमी अपनी टांगे थोड़ी और चौड़ी करके बोला, मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है। पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाता था, अब वो किसी की जय नहीं बुलाता। अब वो खुद यहाँ का बादशाह है, बेताज बादशाह। उसे कोई लाज शर्म नहीं है, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। समझे चपरासी बादशाह, अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ, अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी सारी बादशाही निकल जाएगी। हाँ हाँ, बेताज बादशाह हंसा, तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी? तू बुला पुलिस को, मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूंगा कि निकालो मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी पुलिस? ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं
ये मेरे भाई की बेवा है अर्थात विधवा, उस भाई की जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था। यह मेरे भाई की लड़की है जो अब ब्याहने लायक हो गई है। इतनी बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है। तू ले आ जाकर अपनी पुलिस की, आकर इन सब की बादशाही निकाल दे, कुत्ता साला। अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ गए। कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपे से बाहर हो गया। वह तैस में उसे बाह से पकड़कर घसीटने लगा। गुस्से में आया, उसकी बाह से पकड़कर उसे घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाता है कि कौन साला कुत्ता है। मैं तुझे मार मार कर, और उसने उसे अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहम कर वहां से हट गई। लड़का एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ आए और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा लिया। चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा। कमीना आदमी, दफ्तर में आकर गाली देता है। मैं अभी तुझे दिखा देता कि एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सब के सब कुत्ते हो। वो आदमी कहता रहा। तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ। फर्क इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो, हम लोगों की हड्डियां चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसकी तरफ से भोगता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है, मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ। तुम सब इसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम पर भोंकना हमारा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है। मेरा तुमसे असली बैर है। कुत्ते का बैर एक कुत्ता होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन मैं फिर भी भोंकता रहूंगा। तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे आनंद मेरे मालिक का नूर है, मेरे वाहगुरु का तेज है। मुझे जहां बंद कर दोगे मैं वहां भोंकूंगा और भौंक भौंक कर तुम सबके कान फाड़ दूंगा। साले आदमी के कुत्ते, जूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते, दुम हिला हिला कर जीने वाले कुत्ते। बाबा जी बस करो, एक बाबू हाथ जोड़कर बोला। हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी हसंत वाणी बंद कर दो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा केस क्या है। मेरा नाम है 1226/7। मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम खा लिया कुत्तों ने। अब यही नाम है जो तुम्हारे दफ्तर का दिया हुआ है। मैं 1226/7 हूँ, मेरा और कोई नाम नहीं है। मेरा यह नाम याद कर लो, अपनी डायरी में लिख लो, वाह गुरु का कुत्ता 1226/7। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आना। तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन तकरीबन पूरी हो चुकी है और मैं खुद ही तकरीबन तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना यह है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है कि पहले मैं पूरा होता हूँ। एक तरफ सरकार का हुनर है और दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है। तुम्हारा तकरीबन तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तकरीबन तकरीबन कफन में पहुंच जाएगा। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च करके दो लफ्ज से इर्जाद किए हैं, शायद और तकरीबन। शायद आपके कागज ऊपर चले गए हैं। तकरीबन तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शायद से निकालो और तकरीबन में डाल दो, तकरीबन से निकालो और शायद में गर्क कर दो। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात होगी, शायद महीने 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर पर छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं बैठा रहूंगा। मेरा काम होना है तो आज ही होगा और अभी होगा। तुम्हारे शायद और तकरीबन के ग्राहक ये सब खड़े हैं, यह ठगी इनसे करो। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक कर कर अंदर लौटने लगे। बैठा है बैठा रहने दो, बकता है बकने दो। साला बदमाशी से काम निकालना चाहता है। लेट हिम वॉक हिमसेल्फ टू डेथ। बाबू के साथ चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट गया। मैं साले के दांत तोड़ देता। अब बाबू लोग हाकिम हैं और हाकिमों का कहना मानना पड़ता है, वरना। अरे बाबा शांति से काम ले, यहाँ मेहनत चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। भीड़ में से कोई उसे समझाने लगा। वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। मगर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। वो अपनी कमीज उतारता हुआ बोला। और परमात्मा के हुक्म से आज बेताज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। आज वह नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा। आज वह बूटों की ठोकरें खाकर प्राण देगा। लेकिन वो किसी की मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा।
जो वाहेगुरु की पूजा करता है वह और इससे पहले कि वह अपने अपने कहे को किए में परिणत करता, दो एक आदमियों ने बढ़कर तहमत की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। बेताज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसलिए इन्हें आजादी दिलाई थी कि ये आजादी के साथ इस तरह संभोग करें, उसकी मिट्टी खराब करें, उसके नाम पर कलंक लगाएं, उसे टके टके की फाइलों में बांधकर जलील करें, लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करें। इंसान के तन पर कपड़े देखकर बात इन लोगों को समझ में नहीं आती। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो आप कहता हूँ कि मैं इंसान नहीं, कुत्ता हूँ। सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए। वे माथे की त्योरियां और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ के बीच आ गए। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? आपसे मिलना चाहता हूँ साहब। वह आदमी साहब को घूरता हुआ बोला। 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलॉट हुआ है। वह गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे और अक्सर लोग शाम को वहां जाकर मछलियां मारा करें, या उस गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे और मेरे जैसे कुत्तों को उसमें बंद कर दे। ज्यादा बकबक मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास अपना शरीर और 2 कपड़े हैं, 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें भी आज ही उतार दे रहा हूँ। इसके बाद बाकी सिर्फ 1226/7 रह जाएगा। 1226/7 को मार मार कर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा। यह बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ। और कमिश्नर साहब अपने कमरे में वापस चले गए। वो आदमी भी कमीज कंधे पर रखे उस कमरे की तरफ चल दिया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामदें करता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। वास्ते देते रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। चपरासी ने उसके लिए चीख उठा दी और वो कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। घंटी बजी, हाइले हिली, बाबुओं की बुलाहट हुई और आधे घंटे के बाद बेताज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वो फिर बोलने लगा। चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता। भौंको भौंको, सबके सब भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तों भौंको। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ा इंतजार कर रही थी। लड़के और लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए वो सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा। हयादार हो तो सालों साल मुंह लटकाए खड़े रहो, अर्जियां टाइप करवाओ और नल का पानी पियो। सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहया बनो। बेहाई हजार बरकत है। वो सहसा रुका और जोर से हंसा। यारो, बेहाई हजार बरकत है। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से और गहरा हो गया। भीड़ धीरे धीरे बिखर कर अपनी जगहों पर चली गई। चपरासी की टांगे फिर स्टूल पर झूलने लगी। सामने के कैंटीन का लड़का बाबुओं के कमरे में एक सेब चाय ले गया। अर्जी नवीस की मशीन चलने लगी और टिक टिक की आवाज के साथ उसका लड़का फिर अपना सबक दोहराने लगा। PEE पेन, पेन माने कलम, HEE हैन, हैन माने मुर्गी, DEN डैन माने अंधेरी गुफा। ठीक है, तो ये कहानी आज यहाँ समाप्त होती है। और इस कहानी में कहने का अर्थ ये है लेखक का कि अगर मतलब जब तक कि हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कि हमारा काम कभी नहीं होता है पूरा। सरकार जो है वो किसी ना किसी बहाने वो अपना समय को टालते रहती है। तो इसलिए इसलिए वो लेखक का कहने का मतलब है कि अपने हक के लिए तुम्हें खुद लड़ना है, अपनी आवाज को अपने हक के लिए उठाना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंग्लिश शब्द और उर्दू शब्द हैं जिसके अर्थ हम आपको लिखकर भेजते हैं। धन्यवाद।